नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारा टेस्ट नहीं हो पाया था, 10 क्वेश्चन हो पाए थे तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन आज ये आपका पूरा टेस्ट होगा, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, तो आपका पूरा का पूरा ये टेस्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, पहले आप लोगों से 2-4 बातें करनी हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कल हमने आपको बताया था कि हमारा प्लान चेंज हो गया है, ठीक है। इसी बात पर एक लड़का है आर्यन मौर्य नाम से, आर्यन मौर्य जी ने कमेंट किया है कि पहले आप बोले थे कि डेली लेक्चर मिलेगा, फिर बोले हैं एक डे गैप पे मिलेगा, फिर बोल रहे हैं कि एक लेक्चर मिलेगा। तो मैंने एक लेक्चर तो आपको बताया नहीं कि सप्ताह में एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं कि फिर कहोगे बेटा व्यू नहीं है, ठीक है, व्यू नहीं हो रहा है। फिर कहोगे कि बेटा चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनके कहने का ये है कि पहले आप बोले कि पूरी सप्ताह में केवल एक लेक्चर मिलेगा, फिर बोले कि एक दिन छोड़ के मिलेगा, फिर बोले कि केवल एक ही मिलेगा। फिर आप इन्होंने ऐसा माना है कि फिर आप ये कहोगे कि अब बेटा व्यू नहीं हो रहे, अब चैनल बंद। ऐसा किसने बोल दिया भाई, आप अंतर्यामी बन रहे हैं ना आप। फिर एक कमेंट और आया इनका, कह रहे हैं कि यही होगा। यही कैसे होगा भाई, आप अंतर्यामी हैं क्या? आप पहले से हमें बता रहे हैं कि यही होगा, चैनल बंद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप परेशान मत होइए। अब हमें ये नहीं पता है कि आप अभी यहाँ पे हैं या नहीं हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हैं या नहीं हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं, तो ऐसे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़िए, हमें जैसा पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप अकेले पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोगों से बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। और ये अब मुझे नहीं पता आपने क्या सोच समझ के ऐसा बोला होगा, लेकिन कोई भी रीज़न रहा हो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपके लिए प्लान जो चेंज हुआ है उसमें भी कुछ सोच समझ के किया होगा, ऐसे ही नहीं सब कुछ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पूरी टीम कार्य कर रही है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के आप लोगों के लिए किया होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें, ठीक है, कि अब तक कल आप लोग क्लियर नहीं सुन पाए हों। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अब एक सप्ताह में आपको 3 वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। 3 वीडियो पर वीक मिलेंगी, ठीक है। और चौथी जो वीडियो होगी वो संडे को होगी। संडे को किसकी होगी? वो आपका जो तीनों वीडियो में जितना भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो संडे को आपको टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट के रूप में वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा ही हमने पहले बोला था, पहले हमने बोला था कि पहले हम पूरा थ्योरी वाइज क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक है, पहले थ्योरी वाइज पूरा पढ़ा देंगे। फिर हमने बोला था कि 15-20 अप्रैल तक जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे। तो टेस्ट हम अभी शुरू कर दे रहे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा ना। आपके आपके फ़ायदा के लिए सब लोग किया जाएगा। यहाँ पे हम 6 के 6 क्लास आपको दे दें तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप जब ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं तो जो यहाँ पे जब 3 वीडियो का आपको मैटर मिल जाता है, वहाँ पे तुम 15 दिन में भी उतना मैटर नहीं पढ़ पाओगे, पता है ना। कभी ऑफलाइन कोचिंग गए हो? ऑफलाइन कोचिंग में वो कितना 1 घंटे में पढ़ाते हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे, जानते ही होंगे। अब यहाँ ऑनलाइन कोचिंग का मतलब यही तो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर आपको मिल जाता है। 3 दिन का जब हम मैटर दे देंगे आपको तो पर्याप्त मैटर हो जाएगा, पर्याप्त मैटर हो जाएगा ना। मतलब बहुत सारा मैटर है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 3 दिन के लिए भी वो हमने गलत नहीं किया है, हमने आप लोगों के भले के लिए किया है, ठीक है। और इसके बाद इसके 2-3 रीजन और रहे हैं 3 दिन करने का। 3 दिन करने के और रीजन क्या रहे? अभी जैसे हम 22-23 मिनट की वीडियो आपको देते हैं रोज़, तो उससे अच्छा है कि हम 45 से 60 मिनट की वीडियो दे दें आपको, लेकिन एक दिन छोड़ के देंगे। इससे क्या होगा, जो 12th का बच्चा है वो अपने पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसको भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। हमसे 11th के भी जुड़े हैं, 12th के भी जुड़े हैं, और 1 साल जिनका गैप है वो भी जुड़े हैं। तो हम सब लोगों का सोचेंगे ना, एक लोग का सोच कर नहीं चलेंगे, हम सब लोगों का सोचना पड़ता है। आप अगर कोई हैं जैसे आर्यन मौर्य जी हैं, अगर आप चाहें तो एक यूट्यूब चैनल चलाकर देख सकते हैं कितना प्रेशर होता है, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण इसमें ये है, ये चेंज करने का पहला कारण हो गया 12th वालों की वजह से। दूसरा कारण ये है कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम लोग भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी में हम भी हैं। तो ये चैनल क्यों खोला गया था? वैसे तो हमारे जो साथ के हैं टीचर हैं आपके शुभम सर, उन्होंने रिप्लाई दे दिया था आर्यन मौर्य जी को कि
उन्होंने रिप्लाई दे दिया था और मौर्य जी ने सुन भी लिया होगा। क्या बोला था उन्होंने, तो वो भी हम आपको पढ़ के सुना दें कि जो ये चैनल है वो केवल व्यू बढ़ाने के लिए नहीं खोला गया है। ये चैनल इसीलिए खोला गया है कि जो लॉकडाउन के कारण कोई बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँ, उनको कुछ पढ़ाया जाए, ठीक है। इससे हम लोगों को पढ़ाने में, आप लोगों को पढ़ाने में हमें सुकून मिलता है, इसलिए ये सारा का सारा शुरू किया जा रहा है, ठीक है। वैसे हम अगर ऑफलाइन पे आ जाएं तो ऑफलाइन में भी हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये जो बात कर रहे थे व्यू वाली, उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं कि व्यू ऐसे हम नहीं चाहते हैं। व्यू की अभी हमारा 2 महीने हुआ है केवल चैनल में, 2 मंथ हुए हैं। व्यू से भी आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? किसी का चैनल 2-3 साल से चल रहा है और आप 2 महीने वाले से कंपेयर करेंगे तो ऐसा कैसे करेंगे आप अगर अभी छोड़ के जाएंगे चैनल तो आपको 2-3 साल बाद फिर आना पड़ेगा, क्योंकि चैनल बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। 2-3 साल बाद आप इस चैनल को देखेंगे तो सबसे टॉप पर यही चैनल रहेगा, द नॉलेज प्लाजा, ठीक है। तो आप लोग ऐसी वैसी बातें मत किया करिए। आप लोगों को जो कुछ कराया जा रहा है यहाँ पे वो सब आपके लिए ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग खुद अपनी पढ़ाई करते हैं, उतना उसका भी प्रेशर रहता है, पेपर एग्जाम वगैरह चलते रहते हैं, तो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है जिससे आपको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो बातें बहुत हो चुकी हैं, चलिए मौर्य जी को भी समझ में आ गया होगा, आप लोगों को भी आ गया होगा, ठीक है। जो कुछ करते हैं वो आपके भले के लिए ही करते हैं हम लोग। तो आप लोग ज़्यादा वैसा नहीं करेंगे, मतलब आराम से पढ़ेंगे, जितना मैटर मिल रहा है उतना पर्याप्त है आपके कैडेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक। और अभी जो सर ने क्लास कराई थी बॉटनी की, तो उसमें वो सर ICR से हैं, ठीक है। ICR से सर हैं, तो उनको थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे, उनसे बोलेंगे कि वो हिंदी में थोड़ा सही से करें। कहीं कहीं पे थोड़ी मिस्टेक, आपने भी अगर वीडियो देखी होगी तो हिंदी बोलने में थोड़ी उन्हें कठिनाई हुई है, ठीक है। तो आगे से ऐसी दिक्कत नहीं होगी, उनको भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए थे, बागवानी के पिता कौन थे, तो MS मारीगोंडा थे। मधुमक्खी पालन आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी आ जाएं, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन ये भी हो गया था। और कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे आपके, क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी थी? 5 नंबर का आंसर दीजिए आप। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी थी? जल में घुलनशील विटामिन 5 नंबर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? B और C, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 में का C सही है, ठीक है। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। कल कुछ लोग गलत जवाब दे रहे थे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए तब टेस्ट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, वैसे कोई बात नहीं है, आप गलत देंगे उसके बाद ही सही होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। फल विज्ञान के पिता कौन है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? D कैंडोल, ठीक है। 6 का C ऑप्शन सही है। आप लोग भी सही दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग सही आंसर देते हैं, कुछ लोग गलत दे देते हैं, तो वो लोग सही से आंसर देंगे, ठीक है। ICR की स्थापना ये हमने कल कराया दिया था, याद आ रहा है, ठीक है। 16 जुलाई 1929 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। कहाँ तक हो गया था भाई? ढलवा लोहे में सिलिकॉन की मात्रा, 10 नंबर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ढलवा लोहे में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? ढलवा लोहे में सिलिकॉन की मात्रा बताइए, कमेंट करिए। चलिए कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, 10 में का आंसर क्या होगा? C होगा, ठीक है। आंसर ऐसे ही आप लोग देते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पिटवा लोहे के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? पिटवा लोहे के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए। पिटवा लोहे के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कितने तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इसका ये सही है। आप लोग भी सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत जवाब दे देते हैं। गलत जवाब नहीं देंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ ही तो है आपका। आप अच्छे से पढ़े नहीं हैं, इसका मतलब गलत जवाब नहीं देंगे, ठीक है। नाम सबका हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे क्योंकि वीडियो उससे ज़्यादा लंबी हो सकती है। आप लोगों के भले के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर व्यू बढ़ाने होते और वॉच टाइम बढ़ाना होता तो हम क्यों ये सब कुछ कहते कि टाइम कम लगे। हम तो आपके भले के लिए ही सोचते हैं भाई। तब भी कुछ लोग हैं, चलो कुछ लोग तो रहते हैं ना। धातुओं में सबसे अधिक तन्य क्या है? 12 का आंसर दीजिए। धातुओं में सबसे अधिक तन्य जो गुण होता है वो किसमें मिलता है? ऑप्शन बताइए। 10 सेकंड केवल आपको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 10 सेकंड में आप लोग देना चाहें तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर लगाएंगे।
धातुओं में सबसे अधिक तन्य। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। ठीक है, कुछ लोग सही बताए, कुछ लोग गलत कर दिए इसको भी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? केवल 10 सेकंड मिलेंगे। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? आप लोग आंसर देते समय ऐसे लिखेंगे, 13 का अगर ए सही है तो ए बोलेंगे, मतलब 13 भी आए और ए भी आए। 14 का बी तो ऐसे बी बताएंगे। ठीक है, मतलब केवल ये नहीं लिखेंगे कि ए और बी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, जिससे हमें पता चले आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जो कमेंट हैं वो बाद में आ पा रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोगों का सही आया है। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस कच्चे लोहे का गलनांक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? आप लोग बताएंगे। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, सिलेबस से सभी क्वेश्चन मिलेंगे। जो लोग ये टेस्ट पहली बार कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप लोग जो ज्वाइन होंगे व्हाट्सअप ग्रुप में हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम में कुछ ज़्यादा ही सेंड करते हैं हम, और व्हाट्सअप ग्रुप तो बना दिया था आप लोगों के लिए, वो कभी भी ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो है वो ख़त्म नहीं होगा, आप लोग उस पर शिफ्ट हो जाइए सभी लोग। ठीक है, बाद में मत बोलना कि आपने बताया नहीं और ये चैनल ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो सभी लोग जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे हैं वो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 14 नंबर का आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग ने गलत कर दिया। फिर 14 का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। 14.98 करोड़ किलोमीटर हमने बोला था ना, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसको 98 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या लिखी होती है उसको एक एक करके बोलते हैं, 14.98। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए आंसर, कमेंट करिए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 5 मिनट 6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, या 11 मिनट? तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया, 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, यही हमने आपको पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही लिखाया था। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन 8 मिनट 16.6 सेकंड की जगह पे ऑप्शन अगर 8 मिनट 17 सेकंड होता और तीनों ऑप्शन यही होते तब भी यही सही होता। ठीक है, अगर 17 भी नहीं 18 होता तब भी यही सही होता। ठीक है, अगर इतने गैप में जो ऑप्शन है ऐसे मिलते तब आंसर आपका 8 मिनट 18 सेकंड हो जाता। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जिसने सभी क्लासेस ली होंगी और नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो 100 के 100% इसमें नंबर लाएगा। ठीक है, मतलब 95 में 95 सही होंगे। उसके लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, लास्ट में आपको 10-20 सेकंड इसीलिए दी जाएंगी, जब 95 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब आप लोग बताएंगे। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और लिखते चलें। ठीक है, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ। बाद में एक बार और वीडियो देख के आप लोग एक बार और रिवीजन करेंगे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी तो लाइव चल रही है ना। ठीक है, इसका आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सही बताया आप लोगों ने, ऑफशोर। ठीक है, कुछ लोग गलत कर देते हैं आंसर गलत ना किया करें, अच्छे से पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उपसौर और अपसौर। अपसौर में हमने क्या बताया था? जब अधिकतम दूरी होती है तब अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी होती है तब उपसौर। ठीक है, अधिकतम वाला है ये अपसौर। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 10 सेकंड केवल मिलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 22 दिसंबर। ऑप्शन बताइए आप 17 का। चलिए कुछ लोगों ने सही बता दिया, 17 का ए। ठीक है, 21 जून। और 21 जून को और आप नोट करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, 21 जून को क्या होता है? योग दिवस होता है। ठीक है, विश्व योग दिवस जो होता है वो 21 जून को ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और नन ऑफ दीज। ऑप्शन बताइए, 10 सेकंड केवल मिलेंगे। चलिए टाइम ओवर। इसका आंसर
सही दिया है ज़्यादातर लोगों ने। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 18 का ए सही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि जल्दी आपका टेस्ट खत्म हो। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? शनि, शुक्र, मंगल, गुरु। 10 सेकंड हैं केवल आपके पास। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ज़्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है, मंगल ग्रह, ठीक है। किस वजह से लाल ग्रह कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा की घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? परिक्रमा यहाँ पे लिख दिया है, परिक्रमा भी सही है लेकिन परिभ्रमण सही था यहाँ पे, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक। यहाँ पे हम सही करा देंगे। चंद्रमा की घूर्णन एवं परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? ऑप्शन 26 दिन 7 सेकंड, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 28 दिन 7 घंटे 43 मिनट, या नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। 5 सेकंड और टाइम बचा आपका। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए टाइम ओवर। इसका आंसर भी बहुत लोगों ने सही दिया है, आंसर भी आ रहा है, ठीक है। आंसर भी 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? ये क्वेश्चन हमने कराया नहीं था, शायद कराया भी था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो नहीं कराए होंगे, वो मॉक टेस्ट के द्वारा आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? इटली, इंडोनेशिया, जापान या फिर भारत? बताइए, 5 सेकंड केवल। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए बहुत लोगों का सही है लेकिन बहुत लोगों का गलत भी है। जापान आंसर सही है, सी, ठीक है, इसका आंसर सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी बताइए कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? क्वेश्चन बताएंगे। 3,84,000 किलोमीटर, 3,88,000 किलोमीटर, 4,84,000 किलोमीटर, या 8,50,000 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? केवल 5 सेकंड मिलेंगे। आंसर आपका आ चुका है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। कुछ लोग गलत कर देते हैं, भाई गलत ना किया करें आप लोग, ठीक है। गलत ना, इतना अच्छे से पढ़ाया है तब भी आप लोग गलत करेंगे, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से तो पूरी मेहनत कराई जा रही है आप लोगों को, आप पढ़ते रहेंगे तभी कुछ होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। इतना बहुत सारा मैटर आपको मिल रहा है, सफिशिएंट मैटर है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर बताइए आप। 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। केवल 5 सेकंड है आपके पास। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसका आंसर कुछ लोगों का सही आ रहा है, 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर होगा सबसे बड़ा दिन। 21 जून, ये तो हम बता ही चुके हैं सबसे बड़ा दिन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन बहुत बार ये आ चुके हैं उसमें, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करेंगे, हर एक संडे को ये सीरीज रहा करेगी, ठीक है। अब ये सीरीज में किसी लोगों को दिक्कत होगी कि इतना टाइम लग गया, मतलब दिक्कत करने वाले लोग तो दिक्कत करेंगे ही, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जब इतने क्वेश्चन कराएंगे तो समय भी तो लगेगा ना। जिन लोगों के पास 1-1.5 घंटे का समय है वो लोग यहाँ पे बैठेंगे, नहीं है तो आप लोग बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है। लाइव टेस्ट क्या, अब आप लोग बताएंगे लाइव टेस्ट का ये टाइम कब रखा जाए, ठीक है, उसी हिसाब से। अभी तो मुझे पता है कि 8 बजे तक आप लोग खाना वगैरह खा के और आराम से फ्री हो जाते हैं, इसीलिए आपका जो टेस्ट का समय है वो 8 बजे रखा है। अगर इसमें किसी को दिक्कत होगी तो वो कमेंट करेगा, ठीक है। 8 या 7 बजे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेट नहीं होगा, 9 बजे नहीं करेंगे, ठीक है। 8 से पहले आप लोग कराएंगे, 6 और 8 के बीच में तो हो सकता है। संडे को इसलिए किया है क्योंकि संडे को ज़्यादातर कोचिंग बंद रहती हैं और स्कूल तो बंद रहते ही हैं, इसलिए संडे को शाम को आपका टेस्ट रखा गया है। चलिए आपका आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 24 नंबर का क्या आंसर होगा? ज़ेंथोफिल के कारण, ठीक है, ज़ेंथोफिल के कारण, बी ऑप्शन इसका सही है। कुछ लोग गलत किए हैं, कुछ ही लोग सही किए हैं इसको, ठीक है, तो आप लोग सही से मेहनत करिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लहसुन में गंध का कारण क्या है? लहसुन में गंध किसके कारण आती है? कैप्साइसिन, ज़ेंथोफिल, एलिसिन या नन ऑफ एबव? बताइए आप। 5 सेकंड केवल हैं आपके लिए।
25 नंबर का लेसन में गंध का कारण क्या होता है? एलिसीन। ठीक है, बहुत लोगों ने सही दिया, लेकिन कुछ लोग गलत कर दिए इसको भी। अच्छे से पढ़ाए थे, पहली क्लास में कराए थे ये सारी की सारी चीज़ें। 26 नंबर क्वेश्चन। आगे से ऐसा करेंगे कि अभी देखो आपको स्क्रीन पर केवल 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगली बार से ऐसा करेंगे केवल एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया जाएगा। तो ये पहला टेस्ट था, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप लोग इसको बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। मिर्च में तीखेपन किसकी वजह से होता है? कैप्सेसिन, कैप्सेथिन, आइसोथियोसाइनेट और कुकुरबिटेसिन। इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। कैप्सेसिन पहला है, दूसरा कैप्साइथिन है, तीसरा आइसोथियोसाइनेट है, चौथा कुकुरबिटेसिन है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण। कुछ लोग आंसर सही दिए हैं। कैप्सेथिन का क्या होता है? कैप्सेथिन मीन्स इसका क्या होता है? कैप्सेथिन बताइए आप लोग, कमेंट करिए। कैप्साइथिन का किसकी वजह से होता है? कैप्साइथिन, कैप्साइथिन किसकी वजह से होता है? तो बताइए। मिर्च का लाल रंग होता है इसकी वजह से। ठीक है, कैप्साइथिन की वजह से। चरपराहट का कारण क्या बताया था हमने आपको? कैप्सेसिन। ठीक है, और कुकुरबिटेसिन क्या होता है? कुकुरबिटेसिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली में सुगंध का कारण कुकुरबिटेसिन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले में। इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है? लेमन, मैंगो, ग्रेप्स, लीची। लेमन, मैंगो, ग्रेप्स, लीची। मैंने आपको केवल क्लाइमेटिक फ्रूट, हिंदी में भी आपको ऐसा ही लिखाया था, क्लाइमेटिक फ्रूट, इसलिए क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में मिला है, क्लाइमेटिक फ्रूट। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होते हैं? सबसे पहले ये बता होना चाहिए आपको। जो फल तोड़ने के बाद पकाए जा सकें वो क्लाइमेटिक होते हैं, और जो नहीं पकाए जा सकें वो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। अब कौन सा पकाया जा सकता है इसमें? मैंगो पकाया जा सकता है ना, तो आंसर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? इनमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? ऑप्शन देखिए, ब्रिंजल, ओकरा, स्वीट पोटैटो और चिली। इनमें से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट अपने आपको क्या बताया था? जिसका पकते समय कम समय की कम दिन की आवश्यकता पड़े, मतलब लाइट पीरियड, जहाँ पे लाइट पीरियड पकते समय लाइट पीरियड कम हो। ठीक है, तो वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। अगर पकते समय जो लाइट पीरियड है, मतलब सनलाइट पीरियड, यहाँ पे लिख सकते हैं सनलाइट पीरियड, मतलब सनलाइट पीरियड अगर कोई फसल पक रही है और वहाँ पे कम समय में है, वहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे अक्टूबर नवंबर में दिन छोटा होता है ना, जब दिन छोटा हो उस समय कोई फसल पक रही है तो शॉर्ट डे प्लांट होता है। जब दिन बड़ा हो उस समय कोई फसल पक रही है तो लॉन्ग डे प्लांट होता है। जैसे लॉन्ग डे प्लांट, आपके अभी गेहूँ पकने वाले हैं तो अब दिन भी बढ़ रहा है, तो गेहूँ किस में आएगा? लॉन्ग डे प्लांट में आएगा। ऐसे ही आप लोग इसको बताइए, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुछ लोग सही दे रहे हैं, स्वीट पोटैटो इसका आंसर सही है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट जो है वो स्वीट पोटैटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लबड़ी बूम होने वाली सिंचाई की उपयुक्त विधि है। लबड़ी भूमि पर होने वाली सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? ये भी हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आंसर दीजिए 5 सेकंड में केवल। सही आंसर आया है कुछ लोगों का, ड्रिप इरिगेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? आम में विटामिन ए की मात्रा, आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? तो कमेंट आ रहे हैं आपके। आम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? 4800 IU पर 100 ग्राम। ठीक है, 4800 IU पर 100 ग्राम। 31 नंबर क्वेश्चन है, काजू में प्रोटीन की मात्रा। काजू में प्रोटीन की मात्रा, ऊपर 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन 20% है। बताइए, काजू में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 5 सेकंड केवल आपको मिलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, काजू में ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? तो सी सही है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, काजू में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 21.2%। अगला ये है आपका, आइपोमियम बटाटा किसका बॉटनिकल नेम है? आइपोमियम बटाटा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जैसे हम आपको करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको सीरियस होकर करेंगे। आइपोमियम बटाटा किसका बॉटनिकल नेम है? आंसर दीजिए आप। आइपोमियम बटाटा किसका बॉटनिकल नेम है? चलो, देने वाले दे चुके हैं। 32 नंबर का किसका है? तो सी ऑप्शन सही है आपका, शकरकंद। शकरकंद का आइपोमियम बटाटा है। ठीक है, अगला बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन,
33 नंबर क्वेश्चन, प्याज में कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? प्याज में कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं, मतलब 2n कितना होता है प्याज में? गुणसूत्र संख्या कितनी होती है प्याज में? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है डी, 16। ठीक है, अगला बात करते हैं 34 नंबर की। टी बडिंग द्वारा प्रवर्धन किस में किया जाता है? प्रोपोगेशन टी बडिंग द्वारा किस में होता है? 34 नंबर क्वेश्चन, मैरीगोल्ड, रोज, क्राइजेंथमम और एक ग्लैडियोलस। बताइए, मैरीगोल्ड, रोज, क्राइजेंथमम और ग्लैडियोलस किस में होता है? ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं पहले ही, उसी में से हमने आपको ये टेस्ट कराया है। ठीक है, उसी में से हमने आपको टेस्ट ये कराया है। ठीक, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? रोज। ठीक है, जिन लोगों ने याद किया है वो लोग सही ऑप्शन लगा रहे हैं, जिन्होंने नहीं याद किया है वो लोग सही आंसर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, प्याज की फैमिली क्या है? प्याज की फैमिली क्या है? प्याज की फैमिली बताइए, 2 सेकंड केवल। चलिए, टाइम ओवर। आंसर क्या होगा? एलिएसी। ठीक है, कुछ लोग सही बता दिए। A+B संस्तर को क्या कहा जाता है? A+B को हमने आपको बताया था, A+B को मिलाकर क्या कहते हैं और A+B+C को मिलाकर क्या कहते हैं? वही चीज़ है ये। ठीक है, मतलब A+B को मिलाकर के क्या कहेंगे और A+B+C को मिलाकर के क्या कहेंगे? चलिए, आंसर दीजिए आप 36 का, 5 सेकंड केवल। 36 का आंसर दीजिए आप। सोलम, रेगोलिथ, सी ऑरिजन या नन ऑफ एबव? चलिए, आंसर कुछ लोग दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 36 का आंसर क्या होगा? A+B को मिलाकर हमने बताया था सोलम होता है, और A+B+C को मिलाकर क्या होता है? रेगोलिथ। ठीक है, रेगोलिथ। मृदा की वर्टिकल काट को क्या कहा जाता है? मृदा की वर्टिकल काट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बताइए, इसका आंसर क्या है? वर्टिकल मतलब वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर और समानांतर। जो ऊर्ध्वाधर काट होती है उसको क्या कहते हैं? ये ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल। इस काट को क्या कहा जाता है? वही हमने आपको पढ़ाया था। बताइए क्या कहा जाता है? 37 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइए। तो हमने आपको बताया था मृदा परिच्छेद का। मृदा की वर्टिकल काट को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेद का। और मृदा की समानांतर काट को क्या कहते हैं? तो मृदा संस्तर। ठीक है, मृदा संस्तर। और अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, बिलौकी एवं प्रिज्मेटिक संरचना किस में पाई जाती है? बिलौकी एवं प्रिज्मेटिक संरचना किस में पाई जाती है? ऑप्शन दीजिए, आंसर लगाइए आप 38 का। सी ऑरिजन, A3 ऑरिजन, बी ऑरिजन या ओ ऑरिजन? किस में होती है बिलौकी और प्रिज्मेटिक संरचना जो होती है वो किस ऑरिजन में पाई जाती है? तो हमने आपको बताया था बी फॉर बिलौकी और बी फॉर वी ऑरिजन। ठीक है, बी ऑरिजन में होती है। ठीक, अगला A+B+C ऑरिजन को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो पीछे हम आपको बता ही चुके हैं, इसका आंसर सभी लोग सही लगाएंगे। क्या बताया था अभी हमने आपको? A+B+C ऑरिजन को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो रेगोलिथ। ठीक है, 39 का ए सही है, बहुत लोग सही आंसर दिए इसका। प्लेटी और स्फेरिकल संरचना किस में पाई जाती है? प्लेटी और स्फेरिकल संरचना, बी संस्तर, सी संस्तर, ए संस्तर या ओ संस्तर? बताइए किस में पाई जाती है प्लेटी और स्फेरिकल संरचना? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए बहुत लोग सही दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, कुछ लोग गलत कर देते हैं भाई, गलत ना किया करिए आप। 41 नंबर का, एनिमल हस्बेंड्री के फादर कौन है? एनिमल हस्बेंड्री के फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बताइए आप। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है। एनिमल हस्बेंड्री के फादर वर्गीस कुरियन, जेलूस और एनी बोरलॉग या कोई नहीं? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कुछ लोग गड़बड़ इसका आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। गलत आंसर नहीं दीजिए, इसका आंसर क्या सही होगा? तो बी सही होगा। ठीक है, ये दुग्ध क्रांति के पिता हैं। आप लोग आंसर लगा रहे हैं कुछ लोग, ये वर्गीस कुरियन जो हैं वो दुग्ध क्रांति के फादर हैं, और एनी बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, साहिवाल गाय का जन्म स्थान बताइए आप लोग। साहिवाल गाय का जन्म स्थान क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मोंटगोमरी पाकिस्तान या इलाहाबाद? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 42 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आप लोग सही लगा रहे हैं, सी आंसर इसका सही होगा। लोला या मोंटगोमरी के नाम से किस गाय को जाना जाता है? गिरी, कृष्णकाली और लाल सिंधी या साहिवाल? लोला या मोंटगोमरी किसको जाना जाता है? लोला या मोंटगोमरी के नाम से किसको जाना जाता है? गिरी, कृष्णघाटी, लाल सिंधी या साहिवाल? बताइए।
43 नंबर क्वेश्चन, चलिए आप लोग सही लगा रहे हैं। साहिवाल को लोलाया मांटगोमरी कहते हैं, ठीक। करण सुयस किसका क्रॉस है? जो करण सुयस है, ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ये यूपी कैडेट में आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करण सुयस किसका क्रॉस है? ऑप्शन दीजिए, 44 का आंसर लगाइए, आप कमेंट करिए 44 का आंसर। केवल 5 सेकंड बचे हैं आपके पास, 44 का आंसर देंगे आप लोग। चलिए आंसर आप लोगों के आ गए हैं, अब हम आंसर लगा रहे हैं, आप लोग मिलाएंगे किसका सही है किसका गलत है। 44 का आंसर क्या है? 44 का आंसर है बी, ठीक है, साहिवाल गुड़े, मतलब साहिवाल किसका, अगर साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस है, ठीक है। करण स्विस साहिवाल, और जब साहिवाल गाय और ब्राउन स्विस का नर का क्रॉस कराया तब हमारी करण स्विस गाय बनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2018 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक। एनडीआरआई कहाँ है? कर्नाटक, पंजाब, कर्नाल हरियाणा या तमिलनाडु? बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बहुत लोग सही बता रहे हैं लेकिन बहुत लोग गलत बता रहे हैं। इसका कर्नाल हरियाणा है, ठीक है। अगला, देसी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है? देसी गाय का जूलॉजिकल नेम बॉस टाउरस, बॉस इंडिकस, बोवेलिस बोवेलिस या नन ऑफ एबव? 46 का आंसर दीजिए, केवल 10 सेकंड मिलेंगे आपको, 46 का आंसर देंगे आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देसी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है? तो सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बॉस इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बॉस टाउरस किसका है? विदेशी गाय का है। बोवेलिस बोवेलिस भैंस का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देसी गाय में क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? यहाँ गांव नहीं है, गाय है, ठीक है, देसी गाय में, ठीक है, देसी गाय में क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? देसी गाय में क्रोमोजोम नंबर की संख्या, 47 नंबर क्वेश्चन, देसी गाय में क्रोमोजोम नंबर की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया था 2n बराबर 60 होते हैं देसी गाय में, ठीक है। एनडीडीबी कहाँ पे है? एक आता है एनडीआरआई और एनडीडीबी, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसको बताएंगे। एनडीडीबी कहाँ कर है? एनडीआरआई क्या थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एनडीडीबी क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी, कॉपी तो लेके बैठे ही होंगे ना आप लोग, उस पर लिख लीजिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी दिखाई दे रहा होगा ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये है। इसका आंसर बताइए एनडीडीबी। 48 नंबर क्वेश्चन, आंसर इसका कुछ लोग सही दे रहे हैं, आनंद गुजरात, ठीक है। आनंद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, ये ब्रैकेट में चीज़ लिख लेना आप लोग, आनंद गुजरात। भैंस का वैज्ञानिक नाम अभी हमने आपको बताया, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम बताएंगे आप लोग, भैंस का वैज्ञानिक नाम। केवल 5 सेकंड बचे हैं आप लोगों के लिए। भैंस का वैज्ञानिक नाम तो बॉस बोवेलिस बोवेलिस, ठीक है, आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, बोवेलिस बोवेलिस, ठीक। अगला पॉइंट, अगला जो है सवाल, क्वेश्चन अगला देखेंगे आप लोग, इसका आंसर देंगे, ठीक है। ब्लैक जेट के नाम से किस बफेलो को जाना जाता है? मतलब ब्लैक जेट के नाम से किस बफेलो, मतलब भैंस को जाना जाता है? ब्लैक जेट के नाम से किस भैंस को जाना जाता है? क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, ब्लैक जेट के नाम से किस बफेलो को जाना जाता है? आंसर देखेंगे आप, नीली रावी, मुर्रा, गरिमा या नन ऑफ एबव? नीली रावी, मुर्रा, गरिमा या नन ऑफ एबव, ठीक है, बताइए आप, आंसर दीजिए आप इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लैक जेट के नाम से किसे जानते हैं? मुर्रा, ठीक है, आप लोग सही लगा रहे हैं, किसी कोई गलत कर देते हैं क्वेश्चन। चलिए, भैंस की क्लोन किस्म कौन सी है? भैंस की क्लोन किस्म कौन सी है? भैंस की क्लोन किस्म कौन सी है? बताइए आप, भैंस की क्लोन किस्म कौन सी है? तो गरिमा, ठीक है। क्लोन किस्म क्या होती है? एक लड़का पहले भी पूछ रहा था जब हम डेयरी वाले सर ने पढ़ाया था, वैसे तो वो भी आपको बताएंगे क्लोन किस्म क्या किसे कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, क्लोन किस्म वो होती है जैसे किसी को भी किसी के रूप में वैसा का वैसा ही लेना, मतलब जैसे कोई भैंस ली जा रही है, ठीक है, जैसे गरिमा भैंस है, तो इसकी क्लोन किस्म क्या होगी? मतलब गरिमा भैंस में जितने 2n हैं वो इसकी क्लोन किस्म में भी आए, ठीक है। जैसे मुर्रा है, मुर्रा से हम क्लोन किस्म बनाएंगे, ठीक है। तो मुर्रा के जैसे जितने भी गुण मुर्रा में हैं, एक भी गुण उसमें किसी और का ना हो, पूरे के पूरे गुण मुर्रा के ही आए उसमें, तो वो क्लोन किस्म होती है। उसी का 2n हो, उसी जितना दूध हो,
उसी का फैट, उसी के जितना दूध में फैट हो, तो वो सारी की सारी चीज़ क्लोन किस्म उसी को कहते हैं। ठीक है, क्लोन किस्म समझ में आ गया होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? बताइए आप लोग, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? 52 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे भारी नस्ल, तो आंसर आपका आ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, तो आंसर नंबर क्या सही है? इसका आंसर नंबर बताइए, बी सही है। ठीक है, बहुत लोगों का आया है बी सही है, जाफराबादी। ठीक, अगला क्वेश्चन, तांबे जैसा रंग किस भैंस का होता है? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी या नीली रावी? तांबे जैसा रंग, ठीक है, तांबे जैसा रंग किसका होता है? मुर्रा का होता है, बदावरी का होता है, या जाफराबादी का होता है, या नीली रावी का होता है? बताइए आप, तांबे जैसा रंग किस भैंस का होता है? तो बदावरी का होता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बदावरी जब सर ने आपको भैंस कराई थी तब उन्होंने बताया भी होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। गाय या भैंस में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? गाय या भैंस में बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 54 का ए होगा। ठीक है, काविंग, सबने बताया भी होगा, जब भैंस आपको पढ़ाई होगी तभी बताया होगा। ठीक है, भैंस में कितने प्रतिशत फैट पाया जाता है? भैंस में कितने प्रतिशत फैट पाई जाती है? इसमें क्वेश्चन आप लोग इसको सही करेंगे, किस भैंस में पूछा है इन्होंने। ठीक है, ये प्रिंट करते समय मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इन्होंने पूछा होगा इसमें कि सबसे ज़्यादा फैट जो है वो किस भैंस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा फैट किस भैंस में पाई जाती है? अब आप बताइए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग ऊपर करेंगे। अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसका आंसर देंगे। सबसे ज़्यादा फैट किस भैंस में पाई किस भैंस के दूध में पाई जाती है? आंसर क्या होगा? वदावरी। ठीक है, वदावरी। अगला क्वेश्चन 56, रक्त समूह के जनक कौन है? रक्त समूह के जनक कौन है? रक्त समूह, 56 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह के जनक कौन है? लुईस पास्चर, विलियम हार्वे, कार्ल लैंड-स्टीनर या ह्यूगो डी ब्रीज? चार हैं आपके पास रक्त समूह के जनक। रक्त समूह के जनक लुईस पास्चर, विलियम हार्वे या कार्ल लैंड-स्टीनर या ह्यूगो डी ब्रीज? बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, तो कार्ल लैंड-स्टीनर। ठीक है, रक्त समूह के जनक कार्ल लैंड-स्टीनर। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन है? तो वो विलियम हार्वे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुईस पास्चर कौन है? ये पाश्चुरीकरण के जनक हैं। ठीक है, पाश्चुरीकरण के जनक हैं। ठीक है, और ह्यूगो डी ब्रीज कौन है? तो ये उत्परिवर्तन के जनक है। ठीक है, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? पादप रोग विज्ञान के जनक, 57 नंबर का आंसर बताइए। 57 नंबर क्वेश्चन का, पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? वर्जीलियस, वेटसन, टी ए माइकेली या एंटोन डी बेरे? बी ई बेरे है। ठीक है, बेरे। ठीक है, BERY, वेरी। ठीक है, एंटोन डी वेरी। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो 57 नंबर का आंसर आप लोग लगाएंगे, डी सही है इसमें। ठीक है, एंटोन डी वेरी, बहुत लोगों ने सही बताया। हार्मोन शब्द किसने दिया? हार्मोन शब्द किसने दिया? 58 नंबर क्वेश्चन, आंसर करिए आप लोग, थोड़ा आपको भी टाइम दे दिया करें, 10 सेकंड केवल देंगे। हार्मोन शब्द किसने दिया? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हार्मोन शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर बहुत लोगों ने सही बताया है, स्टर्लिंग। ठीक है, स्टर्लिंग, हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, सिस्टमा नेचुरी बुक जो थी उसके जनक कौन है? हमने आपको कराया था ना, कल परसों ही कराया था क्लास में। सिस्टमा नेचुरी नामक बुक के लेखक कौन हैं? 59 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड केवल आप लोगों को मिलेंगी। सिस्टमा नेचुरी नामक बुक के लेखक कौन है? तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, आंसर कुछ लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, लीनियस इसका आंसर सही है, सिस्टमा नेचुरी के लीनियस। एक दो लोग गलत कर देते हैं, वो गलत ना किया करें। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन, जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? टिश्यू, सेल या टिश्यू सिस्टम? एक और होगा ऑप्शन, नन ऑफ एबव। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग बी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 61, बैक्टीरिया या बीजीए कौन सी सेल हैं? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी जल्दी,
देंगे आप लोग आंसर इसका। केवल 10 सेकंड आपके लिए हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया बीजीए कौन सी सेल हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या दोनों या एक भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत कर देते हैं। 61 का आंसर बी होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, 61 का आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका सही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। 62 नंबर क्वेश्चन, कोश का सिद्धांत किसने दिया, कोश का सिद्धांत किसने दिया। केवल 10 सेकंड आप लोगों को मिलेंगे, 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दीजिए इसका। 10 सेकंड के अंदर कोश का सिद्धांत किसने दिया, तो फार्मर मोरे, स्लाइडेन स्वान, पीएमआई केली या रॉबर्ट हुक। 62 नंबर क्वेश्चन, टाइम ओवर हो गया आपका, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। कोश का सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी के फादर जो किसने दिया था, सेल थ्योरी। आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, स्लाइडेन और स्वान सही है, ठीक है, बी आंसर इसका सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है इनमें से आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए, आरएनए, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ एबव। क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आते हैं बिल्कुल पैटर्न वैसा ही आपका बनाया गया है, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, चलिए आपका टाइम ओवर हो गया क्योंकि आपको केवल 10 सेकंड मिलते हैं। इसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया, बोथ हैं, डीएनए भी है और आरएनए भी है। हम लोगों का डीएनए है, वायरस का आरएनए है, ठीक है। वायरस के दो हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन एक वायरस में केवल एक ही रहेगा, या उसमें डीएनए हो सकता है या उसमें आरएनए हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने किया, प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा, प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा, पुरकिंजे ने, मैक्सुंजे ने, डुजार्डिन ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसमें क्या आंसर होगा, आंसर बताइए। 64 का, 64 का आंसर बताएंगे, प्रोटोप्लाज्म को सारकोड किसने कहा, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए टाइम ओवर आपका। इसका आंसर क्या है, डुजार्डिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्राउन गट की खोज किसने की, ब्राउन गट की खोज किसने की। केवल 5 सेकंड आपको मिलेंगे क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। ब्राउन गट की खोज, चलिए आपके आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। ब्राउन गट की खोज जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने की। 66 नंबर क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन हरे लब के कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में, ग्रेना में या प्लास्टिड में या नन ऑफ एबव। 66 का आंसर दीजिए आप, केवल 5 सेकंड। 66 का आंसर देंगे आप लोग, 5 सेकंड में है आपके पास केवल। चलिए टाइम ओवर। 66 का आंसर, लाइट रिएक्शन किस में होती है, तो ग्रेना में, ठीक है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, एक एलजी कंपनी थी ना, उसी से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब एल फॉर लाइट, जी फॉर ग्रेना, ठीक है। और डार्क रिएक्शन एक होती है वो स्ट्रोमा में होती है, ठीक है, तो एक बची उसको आप स्ट्रोमा में याद कर लेंगे, ठीक है। एलजी कंपनी एक थी, उसी के नाम से आप लोग याद कर लेंगे, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, ठीक, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन 67, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से कैसे जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आंसर देते रहेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। आंसर इसका क्या है, राइबोसोम, ठीक, आंसर इसका क्या है, राइबोसोम, सही है आंसर, आप लोग सही दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, सी बिंडा, अल्टमान, फोलिकर या इनमें से रॉबर्ट हुक, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता। केवल 5 सेकंड मिलेंगे क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है बहुत, आज ही आपको क्लास में ये पढ़ाया हो गया होगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, फॉलिकर ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा ने, सी बेंडा ने, और अल्टमान बायोप्लास्ट ने बोला, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने बोला, तो अल्टमान ने, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका को पावर हाउस के नाम से कौन से अंग को जाना जाता है, कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, कौन नाम जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कीमोप्लास्ट या राइबोसोम। बताइए, 10 सेकंड है। कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो आंसर बहुत लोग सही दे रहे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसके भी आंसर आप लोग सही नहीं देंगे तो फिर किसका देंगे भाई, आंसर इसका तो सही दे दीजिए। एक दो लोग इसको भी गलत कर देंगे क्या, चलिए सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। 69 का आंसर ए सही होगा, ठीक है, 69 का आंसर ए सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रका की खोज किसने की, केंद्रका की खोज किसने की, ठीक है। क्वेश्चन सही से देखेंगे उसके बाद आंसर देंगे। 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए, केंद्रका की खोज किसने की,
केंद्रिका की खोज। चलिए बहुत लोग सही दे रहे हैं, लेकिन एक दो लोगों ने गलत कर दिया। 70 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। ठीक है, फोंटाना, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए इसको। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप लोग बताएंगे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। 70 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप। 70 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म कर लें। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, कैरोलस लीनियस, कार्ल एंड स्टीनर। 3 ऑप्शन आप लोग बताइए, 3 में से आंसर है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, जो वर्गीकरण विज्ञान होता है, मतलब टैक्सोनॉमी जो होता है, इसके फादर कौन है? फादर बताइए आप। 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया। इसका आंसर आप लोग सही दिए हैं, कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस के बारे में जितने भी पॉइंट हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं। कैरोलस लीनियस ही पूरे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैरोलस लीनियस के बारे में जो कुछ आपको मिले सब उसको याद करना है। ठीक है, कैरोलस लीनियस के बारे में हमेशा 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं एग्जाम में आपके। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम शब्द किसने दिया? एंजाइम शब्द किसने दिया? 10 सेकंड केवल आपके पास हैं। एंजाइम शब्द किसने दिया? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए टाइम ओवर। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया। 73 नंबर क्वेश्चन कोहन ने। ठीक है, एंजाइम शब्द कोहन ने दिया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। उत्परिवर्तन शब्द जो था वो किसने दिया? उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? 74 नंबर का आंसर दीजिए, केवल 10 सेकंड है आपके पास। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? आंसर आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं। चलिए आप लोग भी सही आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग गलत क्यों कर देते हैं? गलत ना किया करें, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, तभी कुछ होगा आपका। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर ह्यूगो डिब्रीज होगा। ठीक है, 74 का आंसर सी सही है। ठीक, उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डिब्रीज ने की और नाम भी इन्होंने ही दिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलिया नाम के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमलिया जो बुक थी हमने लिखाई थी ना पिछले लेक्चर में, उसी में हिस्टोरिया एनिमलिया भी थी। उसके लेखक कौन है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। 75 का हिस्टोरिया एनिमलिया नामक बुक के लेखक कौन है? तो अरस्तु। ठीक, अरस्तु। ग्रुप ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? मतलब सेल के समूह से क्या बनता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग देंगे। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नॉर्मल क्वेश्चन था ये तो। केंद्रक किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, या दोनों में, या किसी में नहीं? 77 का आंसर दीजिए। केंद्रक किस में पाया जाता है? केवल 10 सेकंड है आप लोगों के पास। केंद्रक किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, यूकैरियोटिक सेल ही सही है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, किस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का नहीं होता है? किस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का नहीं होता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मतलब किस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है? यहाँ पे का हटा लेंगे, डीएनए नहीं होता है। ठीक है, किस जो होता है, किस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है? तो वायरस। एक ऑप्शन ऐसा आएगा। ठीक है, ऑप्शन जब ऐसा आए और उसमें क्वेश्चन पूछे किस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, तो वायरस लगाएंगे आप लोग। ठीक है, हमने पीछे आपको पढ़ाया कि डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं वायरस के। अगर वैसा क्वेश्चन बनेगा तब आप तब भी वायरस लगाएंगे। ठीक है, अगले हम टेस्ट कराएंगे तब ये दोनों क्वेश्चन आपको दोबारा देंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको साथ साथ रखवाएंगे जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। नहीं तो हम अभी क्लास करवाएंगे आपको बॉटनी की, तब उसमें सर के द्वारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिडिल लैमेला किस दांत से मिलकर बनी होती है? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मिडिल लैमेला किस दांत से मिलकर बनी होती है? आंसर दीजिए 79 का। 79 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए आंसर कुछ लोगों का सही आ रहा है। 79 का आंसर ए सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। Ca2+ एंड Mg2+। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, कोशिका कला की चौड़ाई कितनी होती है? जो कोशिका कला होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 70 एंगस्ट्रॉम
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अपनी जो क्लास थी उसमें शायद कराना भूल गए थे, लेकिन आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये और रहेगा, जो क्वेश्चन हम भूल जाएंगे वो आपको संडे को उसी में कवर हो जाएगा टेस्ट में, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर 70 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम या 80 एंगस्ट्रॉम, बताइए कोशिका कला की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक। आगे बात करते हैं, जो बल की विमा होती है, बल की विमा क्या होती है, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा, विमा हमने आपको निकालनी सिखाई थी ना। हमने आपको क्या बताया था, अगर विमा मतलब डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बल का? फोर्स बराबर क्या होता है? F इक्वल टू एम ए होता है ना, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालिए आप, क्या आएगा? MLT माइनस, चलिए आप लोग निकालिए, एक इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन वाला है इसलिए 20 सेकंड केवल हैं आपके पास, ठीक है। 20 सेकंड में बताइए बल का विमा क्या होता है? बल का विमा क्या होता है आप लोग बताएंगे? चलिए आप लोग निकाल लिए होंगे, अगर जो लोग नहीं निकालना जानते हैं तो उनको हम बता दें, ठीक है। बल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, एम ए होता है, ठीक, एम ए बल का फॉर्मूला होता है। अब एम का मतलब यहाँ पे मास होता है, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास को हिंदी में क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान कहते हैं। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? त्वरण। अब मास को हम किस में डिनोट करेंगे? मास को किलोग्राम जैसे होता है, तो उसको हमने आपको बताया था ना, जिन लोगों ने नई क्लास देखी है फिजिक्स की वो क्लास देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मास में हमने एम आपको लिखने के लिए बताया, जब आप कोई विमा निकालेंगे और वहाँ पे अगर मास आ जाता है तो उसको एम लिखेंगे आप, ठीक है, एम लिखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे ए एक्सेलरेशन की इसका क्या होता है, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो मीटर को एल से नोट करते हैं, समय को टी से नोट करते हैं, तो एम एल टी इस यहाँ पे अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, ठीक है, एम एल टी माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए सॉरी हंसी आ गई थी। 82 नंबर क्वेश्चन बताइए, 82 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? 82 नंबर क्वेश्चन बताइए आप, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? 10 सेकंड केवल मिलेंगे। ये सब कुछ हम आपको करा चुके हैं, उसके में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको केवल रिवीजन करा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से अच्छी रैंक ला सकें, ठीक है। इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप लोगों पर, ठीक है। 82 का आंसर क्या होगा? सी आंसर सही है। 82 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर सही है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन, कुल मूल राशियों की संख्या कितनी है? कुल मूल राशियों की संख्या कितनी है? हमने आपको लिखाई थी ना, कुल मूल राशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन लगाइए आप, कुल मूल राशियां कितनी है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है, 7 होती हैं कुल, ठीक है, 7 कुल मूल राशियां होती हैं, ठीक, 7 कुल मूल राशियां होती हैं। ऑप्शन आप लोग कमेंट करिए कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं, आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन सी मूल राशि होती हैं। कमेंट करेंगे आप लोग कौन कौन सी हैं, सातों के नाम लिखिए। ये सब हम आपको लिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, आप लोगों को पता होंगे साथ कौन कौन सी। अब बताइए आइंस्टीन का समीकरण क्या है? ये 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आइंस्टीन का समीकरण क्या है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको तो आप रट लेंगे, ठीक है, याद नहीं करेंगे, रट लेंगे, जिससे कि भूलें ना, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी पूछें आइंस्टीन का समीकरण क्या है, तो तुरंत आप लोग सो रहे हैं तब भी आपको पूछ लिया जाए तब भी आप उसका आंसर बता रहे हैं, ऐसे आप लोग इसको रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना तय है। आइंस्टीन का समीकरण बहुत लोग सही बता रहे हैं, E = mc², बी इसका आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट हैं, और हमने आपको जब क्लास कराए थे तब भी आपको बता दिया था। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? 85 नंबर क्वेश्चन का मान बताइए आंसर। चलिए बहुत लोग सही बता दिए। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 10⁻⁻6 माइक्रोन, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर में है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो 86 नंबर
क्वेश्चन, कैपिटल जी का मान बताइए। कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान बताइए आप लोग। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे, यही लिखाया होगा हमने नोट्स में। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखाया था। ठीक है, यहाँ पे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखाया था, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेंगे इसको, कैपिटल जी का मान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन आपका ये हमेशा से इसमें से भी आता है। कभी इसकी डायमेंशन पूछ लेगा, कभी इसका मान पूछ लेगा, पूरा मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा ही इसका जो है मात्रक है, तो वो आप देख लेंगे, अभी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पिता कौन है? 87 नंबर क्वेश्चन, फादर ऑफ फिजिक्स सबको पता है, न्यूटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 88, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये सवाल हमने आपको नहीं करवाया, लेकिन एक आध सवाल ऐसे भी तो होना चाहिए जो नहीं करवाए हों, इसलिए ये सवाल आपके लिए डाल दिए यहाँ पे। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लेंगे। 88 जो है क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है। 88 का क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 89 क्वेश्चन, शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति को कहते हैं पावर, पावर की विमा क्या होती है? पावर की डायमेंशन बताइए आप लोग। ये सब हमने आपको लिखाई है, पावर की डायमेंशन, ये सब याद कर लीजिए। अगर जो लोग निकालना नहीं जानते हैं वो लोग निकालना सीखेंगे, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो इनको याद कर लीजिए। ठीक है, 15-20 केवल डायमेंशन है, वो हमने आपको शायद दे दी है, अगर नहीं दी होंगी तो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे आज। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेना। शक्ति की विमा कौन है? तो ml² T-3। 89 का आंसर बी सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक, बल का मात्रक MKS पद्धति में बताइए। MKS पद्धति में बल का मात्रक बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, बहुत लोग सही लगाए। ठीक, अब थोड़े 5 सवाल आपके मैथ के हो जाएं। ठीक है, cos 45 नॉर्मल, ये जनरल क्वेश्चन है इसलिए रख दिए। अभी हम आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं शुरू किए हैं, जल्दी से आपकी ट्रिगोनोमेट्री भी शुरू हो जाएगी, तो आप लोग तब तक, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो आप लोग इसको बताइए cos 45 का मान क्या होता है। इसमें आपको अगर नहीं याद होगा तब भी हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। ठीक है, जब आपका चैप्टर शुरू होगा हमारे चैनल पर तब आपको ट्रिक से याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी सही है, 1/√2। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका औसत बताइए आप लोग। इसका औसत बताएंगे, औसत बताएंगे, और इनमें से देखो 10 है इसका आंसर पहला, √100 है, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग देख लीजिए, अब इसका औसत निकालिए। इसमें आपको 20 सेकंड का समय देंगे केवल। ठीक है, तब तक जिन लोगों को औसत निकालना नहीं आता है वो यहाँ सीख लेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपका औसत में से भी आ जाता है, इसलिए तो सबसे पहले औसत निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ लो। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, जोड़ो, 2 + 3 5, 5 और 12 17, 17 और 13 कितना होता है? 17 3 20 और 10 30, 13 30 हो गए ना, 30 और 14, 30 और 14 कितना होता है? 30 और 14 आपका 44 हो गया। ठीक है, 44 प्लस कितना होगा? 44 + 16 कितना हो गया? 60। ठीक है, 44 + 16 60 हो गया आपका। ठीक है, 44 प्लस जो 16 है वो 60 हो गया। ठीक, यहाँ पे एक वैल्यू और लिखेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, 16 के बाद 40। ठीक है, 40 और है यहाँ पे, लास्ट में 40 और लिखा है। ठीक, 60 + 40 कितना हो गया? 100। 100 हो गया ना, 2 4 6 और यहाँ पे 8। ठीक है, 2 4 6 और 8। अब कितने हो गए यहाँ पे? आप लोगों ने जोड़ा ना, 2 3 12 13 14 16 और 40। चलिए 40 हटा दीजिए, कोई बात नहीं, 40 हटा दीजिए। आप लोग 40 हटाएंगे तो क्या होगा? सरल हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ा हमने तो कितना आया? कितना आया था अभी? 60 आया था ना। अब ये जोड़िए, कितने अंक हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा?
6 का आंसर 6 बार काट, ये 6 10 बार जाएगा ना, तो 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ए आंसर आपका सही हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बी आंसर भी सही है। बी आंसर कैसे सही है, क्योंकि √100 को अगर बाहर निकालोगे, √100 को जब बाहर निकालोगे तो 10 ही तो आएगा ना, 10 का ही तो स्क्वायर होता है 100। तो इसके आंसर क्या होगा, बोथ इसका आंसर सही होगा। आंसर बोथ ए एंड बी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका आंसर बताइए 93 का। ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको बताया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको बताया था, वो आप बताएंगे। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए आप लोग। 93 नंबर क्वेश्चन का 20 सेकंड केवल हैं आपके पास। इसका आंसर क्या होगा बताइए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 इसका आंसर सही है। ठीक, अगर यहीं पे इसका एक और यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ बाहर एक और 2 कर देते, तब इसका आंसर क्या आता बताइए। तब इसका आंसर क्या आता, तब हम ऐसा करते, जो ये बाहर के दोनों हैं, मतलब 2 के ऊपर जो 2 घात लगी हैं, इसका मल्टीप्लाई करते, 2 × 2 = 4 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर 2 की पावर 4 × 2 ये सवाल बन जाता है ना। तो अब 2 की पावर 4 कितना होता है 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 होता है ना, 32 दूनी 64, तो तब 64 इसका आंसर हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी तब हो जाता है। ठीक है, वैसे हमने क्वेश्चन ऐसा ही बनाया था जिसमें आपको कन्फ्यूज हो, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ था जिसका आंसर 64 आता। ठीक है, चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन और हैं। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन लगातार 2 साल आया है, 18 में भी आया, 19 में भी आया। ठीक है, 18-19 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी रख दीजिए जो आए हुए हैं। इसका आंसर बताइए 94 नंबर क्वेश्चन का। इसका सीधा सीधा आंसर है पहला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर, मतलब ये बहुलक को क्या कहते हैं मोड, और ये मीडियन, और ये मीन। ठीक है, मीन मोड मीडियन, ये हमने अपने क्लास वालों को भी पढ़ाया था, आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे देखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज। यदि x² + 2 = 10 हो तो x + x का मान क्या होगा। यहाँ से ही आप लोग क्वेश्चन सीखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से ही आप लोग क्वेश्चन सीखते रहेंगे। 95 का आंसर क्या होगा, क्योंकि मैथ से जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो बहुत घबराते हैं। यहाँ पे मैथ आपको ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पे x² + 2 = 10। अब x + x का मान पूछा है। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन से आंसर लगाएंगे। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन से हम कैसे लगा लें, तो देखना ऑप्शन से बहुत सरल होते हैं ये सवाल। ऑप्शन से कैसे होते हैं सरल, जब आप लोग x का मान कितना रखेंगे, x का मान 16 रखिए, 16 रखेंगे x का मान। अगर यहाँ पे x का मान 16 रख दीजिए तो x² + 2 है ना, x² + 2 = 10 होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे अगर 16 का स्क्वायर करते हैं, x की वैल्यू 16 रख दें, तो क्या होगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक है, 256, तो 256 और 2 कितना हो गया 256 और 2 258 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 10 है, मतलब 10 आना चाहिए। अब ये मतलब ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन गलत हो गया 16 वाला। अब दूसरा ऑप्शन लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन 8 लगाइए, 8 को लगाएंगे x² + 2 = 10। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू 8 रखेंगे x की, x का मान 8 रखेंगे आप लोग, तब क्या होगा 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, और +2, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, +2 = 66। यहाँ भी 10 नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ भी 10 नहीं आ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका अब दूसरा करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अगला ऑप्शन देखिए सी। ठीक है, सी ऑप्शन देखेंगे, इसका जो सी है 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर आप लोग करिए, 4 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। ठीक है, 16 + 2 = 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। अब x + x का मान बताइए। ठीक है, 16 प्लस, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है आपके इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई है आपकी, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग x² + 2 = 10। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, कुछ और सर आपके जो जिन्होंने PDF बनाई है वो लिखना भूल गए होंगे। ठीक है, लिखना भूल गए होंगे, तो इसमें आपको अगली क्लास में इसको सही करा के कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको अगली क्लास में सही करा के करा दिया जाएगा। ठीक, तो अब आप लोग अपना रिजल्ट बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है,
ये 95 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें तो 94 क्वेश्चन हुए, उसमें आपके कितने आंसर सही हुए बताइए, आप लोग कमेंट करिए, सबसे ज़्यादा किसके सही हैं हमें भी पता चले। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, हम बाद में देख लेंगे आपके कमेंट। तो आपकी ये क्लास थी ये यहीं तक रहेगी, ठीक है, और कल की आपकी छुट्टी रहेगी और परसों आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस अगर आप लोग बनाए रखेंगे तो कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो वो आपको हासिल हो जाएगी, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, ठीक है। जिसके पास धैर्य नहीं होता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, वो आप लोगों को पहले से ही पता होंगे धैर्य कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और एक दिन छोड़ के आपको क्लास मिलेगी वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चौथे दिन जो सप्ताह में चौथा दिन होगा मतलब संडे को आपका टेस्ट हो जाएगा उसमें में, ठीक है। 1 घंटे के लगभग का टेस्ट होगा तो आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका टाइम बताएंगे, टाइम हम चेंज कर सकते हैं, संडे को टाइम आप लोग 6 से 8 के बीच में बता दीजिए, वही हम टाइम कर लेंगे। वैसे हमारा टाइम तो 8 बजे रहेगा, ठीक है। अभी भी 9 बज गए हैं, ठीक है। तो अब क्लास बंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।